Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Hope you are doing well. As you all know about the current corona pandemic, due to which all the institutes are closed for any type of activities till 31st May, so HEC has advised the institutes to come up with some solution to minimize the time loss of students. Therefore, we will try to use some sort of medium for online classes. For example, we can record our lectures, or we can use Zoom application for video conferencing and Google Classroom for sharing materials. Let's start with the name of Allah, the most merciful, the most beneficent. तो जैसे आपको पता है, इससे पहले के कोर्स में आपने यानी वेब डिज़ाइनिंग के कोर्स में आपने HTML और CSS पार्ट पढ़ा, जिसमें आपने ये सीखा कि किस तरह हम वेबसाइट्स या वेब एप्लीकेशन डिज़ाइन करते हैं। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में आपने डिज़ाइनिंग पढ़ी और फिर CSS में उसके लिए आपने स्टाइलिंग की। तो आप HTML और CSS की मदद से मेरे ख्याल में अब तक एक अच्छी सी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अब इन लेक्चर्स में हम जावास्क्रिप्ट पे बात करेंगे। जावास्क्रिप्ट हम क्यों यूज़ करते हैं, तो आप इस स्लाइड पे देख सकते हैं। इट्स अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड टू मेक वेब पेज इंटरैक्टिव एंड टू वैलिडेट इनपुट डेटा। यानी हम जो HTML और CSS में डिज़ाइनिंग करते हैं, वेब पेजेस डिज़ाइन करते हैं, उनकी स्टाइलिंग करते हैं, तो उनमें आप इस तरह इंटरेक्शन नहीं कर सकते, यानी यूज़र उनके साथ कोई इस तरह का इंटरेक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि HTML और CSS प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं हैं। जबकि जावास्क्रिप्ट एक कंप्लीट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसमें आप वेब पेजेस को इस तरह बना सकते हैं कि उनके साथ इंटरेक्शन कर सके। एग्जाम्पल मैं आगे दूंगा। और सेकंड पॉइंट ये है टू वैलिडेट इनपुट डेटा। इसका मतलब है कि आपने HTML में फॉर्म बनाया, फॉर्म के अंदर आपने मुख्तलिफ इनपुट एलिमेंट्स क्रिएट किए, उन इनपुट एलिमेंट्स के थ्रू आप यूज़र से डेटा लेते हैं, यानी यूज़र उन एलिमेंट्स में डेटा इनपुट कर सकता है। लेकिन HTML का काम फिर ये नहीं है कि उस डेटा के साथ कुछ प्रोसेसिंग उस पर कर सके। तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप ये कर सकते हैं कि उस डेटा को आप वैलिडेट कर सकते हैं, उन एलिमेंट से डेटा लेके उन पे कुछ प्रोसेसिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखा है कि जावास्क्रिप्ट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। और ये जावास्क्रिप्ट HTML की तरह क्लाइंट साइड पे यूज होता है एज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। यानी आप जावास्क्रिप्ट जब आप अपने HTML पेजेस में एम्बेड करते हैं उसकी स्क्रिप्ट्स, तो ये जावास्क्रिप्ट क्लाइंट के मशीन पे रन होती है। यानी क्लाइंट का जो मशीन होता है, यूज़र का जो मशीन होता है, उस पे ये रन होती है। और कहाँ पे रन होती है ये स्क्रिप्ट्स? वेब ब्राउज़र के थ्रू। वेब ब्राउज़र में इसके लिए अपनी बिल्ट इन इंजन होता है। It can be placed in the body or head section of HTML। अच्छा, जावास्क्रिप्ट का जो स्क्रिप्ट्स, जो आप स्क्रिप्ट्स लिखेंगे तो आप कहाँ पे लगा सकते हैं? तो HTML के बॉडी और हेड में कहीं पे भी आप ये स्क्रिप्ट्स डाल सकते हैं। When a user requests an HTML page with JavaScript in it, the script is sent to the browser and it's up to the browser to do something with it। यानी जब आप HTML पेज में आपको JavaScript की ज़रूरत पड़ जाए, तो आप वहाँ पे स्क्रिप्ट्स लिखे बॉडी में या हेड में, जहाँ पे भी आप रखना चाहते हैं रखें, और जब भी आपका HTML पेज रन होगा तो ब्राउज़र भी इन स्क्रिप्ट्स को रन कर देगा। JavaScript is seldom used to write complete programs. Instead, small bits of JavaScript are used to add functionality to HTML pages. JavaScript is often used in conjunction with HTML forms। JavaScript खैर अब तो
मुख्तलिफ आपके जावास्क्रिप्ट के भी फ्रेमवर्क्स आ गए, लेकिन जावास्क्रिप्ट एज अ कंप्लीट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग सा यूज़ नहीं होता, बल्कि HTML के पेजेस के अंदर ही हम जावास्क्रिप्ट के स्क्रिप्ट्स लिखते हैं। फॉर एग्जांपल उस डेटा पे कुछ प्रोसेसिंग करनी है या उस डेटा को वैलिडेट करना है कि आया ये डेटा जो यूज़र ने दिया हुआ है ये ठीक फॉर्म में है कि नहीं है, तो वैलिडेशन के हम जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। अच्छा, व्हाट कैन जावास्क्रिप्ट डू? जावास्क्रिप्ट आपके लिए क्या कर सकता है? तो ये मैंने कोडिंग की है, आप इसको देख सकते हैं। अगर मैं इस कोड को यहाँ से कॉपी करके सबलाइम में पेस्ट करूँ, उसको रन कर दूँ ब्राउज़र के थ्रू, मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ, तो आप देखें यहाँ पे मेरे पास है, आप देख सकते हैं कोड के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास एक पैराग्राफ है जिसकी मैंने स्टाइलिंग की हुई है, उसका बैकग्राउंड कलर है ग्रे, उसकी विड्थ और हाइट मैंने स्पेसिफाई की है और कुछ टेक्स्ट लिखा है बिफोर क्लिकिंग। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पैराग्राफ है जिसकी कुछ विड्थ और हाइट है और उसमें उसकी बैकग्राउंड कलर ग्रे है और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो आप देखें यहाँ पे नीचे एक बटन दिया गया है, अगर मैं उस पर क्लिक कर दूँ तो आप चेंज महसूस कर सकते हैं। आप देखें यहाँ पे वो टेक्स्ट चेंज हो गया। तो अब देखें यहाँ पे आप अगर कोड पे आ जाए तो मैंने यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे इस बटन के अंदर मैंने जावास्क्रिप्ट की कोडिंग की हुई है और जब भी आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो वो टेक्स्ट जो पैराग्राफ में है वो चेंज हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जावास्क्रिप्ट आपके HTML के जो टैग्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो चेंज कर सकते हैं, यानी आप आपके पेजेस इंटरेक्टिव बना सकते हैं। नेक्स्ट एक एग्जांपल दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको भी कॉपी कर लूँ और यहाँ पे सबलाइम टेक्स्ट में पेस्ट करूँ और फिर वेब ब्राउज़र के थ्रू इसको रन करूँ, तो आप देखें यहाँ पे एक डिव दिया गया है, लुक एट दिस डिव, उसकी भी बैकग्राउंड कलर है, कुछ विड्थ तो हाइट स्पेसिफाई है। यहाँ पे एक बटन दिया गया है, अगर उस बटन पे मैं क्लिक कर दूँ तो वो डिव यहाँ पे हाइड हो जाएगा। तो मतलब ये है कि आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू HTML के एलिमेंट्स हाइड भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक डिव है, इसकी बैकग्राउंड कलर विड्थ और हाइट है और यहाँ पे टेक्स्ट लिखा गया है लुक एट दिस डिव। अच्छा, आप इस बटन को देखें, बटन के अंदर जो कोडिंग की गई है वहाँ पे है document.getElementById p1.style.display। तो यहाँ पे डिस्प्ले जो प्रॉपर्टी है उसकी वो मैंने नन रखी हुई है, तो जब भी आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो उसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी नन होके वो हाइड हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल को देखें, यहाँ पे एक और एग्जांपल है, इसको भी मैं कॉपी करके सबलाइम में पेस्ट करता हूँ और ब्राउज़र में रन करता हूँ। तो अब देखें व्हाट कैन जावास्क्रिप्ट डू, यहाँ पे एक बल्ब दिया गया है और नीचे दो बटन्स हैं, टर्न ऑन टर्न ऑफ। यहाँ पे अगर मैं टर्न ऑन पे क्लिक कर दूँ तो ये ग्लो हो जाएगा, इट विल ग्लो अप, ये ऑन हो जाएगा, और अगर मैं टर्न ऑफ पे क्लिक कर दूँ तो इट विल बी टर्न ऑफ। तो इसके तो यहाँ पे लॉजिक क्या है आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं इस कोडिंग के थ्रू। यहाँ पे आप देखें एक इमेज मैंने लगाई हुई है, इमेज टैग के थ्रू मेरे पास इमेजेस फोल्डर में एक इमेज है of.png, यानी आप यहाँ पे देखें मेरे पास ये इमेजेस फोल्डर है, यहाँ पे मेरे पास of.png एक बल्ब दिया गया है जो कि ऑफ हालत में है। अच्छा, फिर देखें और जो बटन है टर्न ऑन वाली बटन, तो यहाँ पे उसकी कोडिंग में देखें, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं जो इमेज है उसका सोर्स यानी उसकी पाथ चेंज कर रहा हूँ। यानी मैंने यहाँ पे एक इमेज रखी थी, इमेज फोल्डर में of.png,
उसको मैं इस बटन के क्लिक के दौरान ही चेंज करूँगा। और मेरे पास एक और इमेज है on.png जो कि ग्लोइंग कर रहा है यहाँ पे ये बल्ब, तो वो मैं रख दूँगा, ठीक है। और अगर आप नेक्स्ट बटन को देखें, टर्न ऑफ वाले बटन को देखें, तो यहाँ पे फिर उसकी कोडिंग में आप देखें, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इस इमेज का जो सोर्स है, इसकी जो पाथ है वो मैं चेंज करके फिर से off.png रखता हूँ। तो सिर्फ लॉजिक यही है कि मेरे पास दो बल्ब है, एक है ऑफ वाली पोजीशन पे, एक है ऑन पोजीशन पे। तो मैं इन बटन्स के थ्रू यानी जावास्क्रिप्ट के थ्रू इन इमेजेस को जस्ट चेंज कर रहा हूँ। तो यही काम है जावास्क्रिप्ट का। जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप पेजेस को इस तरह इंटरेक्टिव बना रहे हैं। जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप HTML पेजेस में या वेब पेजेस के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल थी। अच्छा, आप देखें नेक्स्ट स्लाइड को देखें, जावास्क्रिप्ट वर्सेस जावा। JavaScript is not the same as Java. Although the names are much alike, JavaScript is primarily a scripting language for use within HTML pages, while Java is a real programming language that does quite different things from JavaScript. Statements in JavaScript resemble statements in Java because both languages borrowed heavily from the C language. बाद लोगों का ख्याल ये होता है, अक्सर जब आप नाम सुनते हैं JavaScript तो जहन में ये ख्याल आता है कि ये जावा लैंग्वेज से लिया गया है, लेकिन नहीं, सिर्फ जावा के स्टेटमेंट्स की तरह ये स्टेटमेंट्स हैं, क्योंकि दोनों के जो सिंटैक्स है वो सी लैंग्वेज से लिया गया है। लेकिन बहरहाल ये दोनों लैंग्वेजेस डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। जावास्क्रिप्ट को आप एज ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं एंड योर वेबसाइट्स, वेब पेजेस, वेब एप्लीकेशंस, और जावा एज ए कंप्लीट रियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जहाँ पे आप स्टैंड अलोन प्रोग्रामिंग करते हैं, या वेब में भी आप उसमें भी आप एप्लीकेशन में आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब देखें ब्राउज़र में आप जावास्क्रिप्ट को किस तरह लिख सकते हैं, किस तरह एम्बेड कर सकते हैं अपने स्क्रिप्ट्स को। तो सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि जावास्क्रिप्ट कोड इज इंक्लूडेड विद इन स्क्रिप्ट टैग्स। जब भी आप जावास्क्रिप्ट की कोडिंग स्टार्ट करना आप चाहते हैं कि मैं जावास्क्रिप्ट की कोडिंग करूं, तो आप उस कोड को स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखेंगे। और स्क्रिप्ट में भी फिर टाइप एक एट्रीब्यूट है, वहाँ पे टेक्स्ट/जावास्क्रिप्ट लिखेंगे, ठीक है। The type attribute allows you to use other script languages, but JavaScript is default. यहाँ पे जो टाइप एट्रीब्यूट है, यहाँ पे आप और लैंग्वेजेस भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आप यहाँ पे जावास्क्रिप्ट इसके लिए बाय डिफ़ॉल्ट है। The simple code does the same thing as just putting h1 welcome/h1 in the same place in HTML. अच्छा, ये जो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है document.write, तो कहने का मतलब ये है कि ये भी वही काम करता है जो आप HTML के थ्रू आप करते हैं h1 टैग की मदद से। यानी document.write एक फंक्शन है, हम आगे जाके डिटेल से पढ़ेंगे। ये फंक्शन है जिसके थ्रू आप चीज़ों को डिस्प्ले कर सकते हैं। अच्छा, वेयर टू पुट जावास्क्रिप्ट को आपने कहाँ पे लगाना है, इसकी स्क्रिप्ट्स को आपने कहाँ पे लिखनी है। तो जावास्क्रिप्ट कैन बी पुट इन द हेडर इन द बॉडी ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट। JavaScript functions should be defined in the head. This ensures that the function is loaded before it is needed. JavaScript in the body will be executed as the page loads. अच्छा, JavaScript आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, हेड में भी, बॉडी में भी, लेकिन अगर आप JavaScript में फंक्शन डिफाइन करते हैं तो फंक्शन को आप हेड में डिफाइन करें, क्योंकि जब भी पेज लोड होती है तो क्या होता है, उसके हेड सेक्शन में जितने भी फंक्शंस होते हैं वो पहले से लोड हो जाते हैं।
जावास्क्रिप्ट इन द बॉडी विल बी एग्जीक्यूटेड एज द पेज लोड। अगर वो आप बॉडी में रखते हैं तो जब भी पेज आगे जाएगा, जब पेज लोड होता जाएगा तो वो चीज़ें उसके साथ लोड होंगी। तो अगर फंक्शन है तो आप हेड में सेक्शन में रखें। जावास्क्रिप्ट कैन आल्सो बी पुट इन सेपरेट .js फाइल, यानी आप जावास्क्रिप्ट को किसी सेपरेट फाइल में भी रख सकते हैं। सेपरेट फाइल बना लें, उसको कोई नाम दें और एक्सटेंशन रखे .js, तो उसके अंदर आप जावास्क्रिप्ट की पूरी कोडिंग आप रख सकते हैं। तो आप उसका फ़ायदा ये होगा कि आप जावास्क्रिप्ट की कोडिंग उस फाइल में रखें और जहाँ पे भी आपको फिर ज़रूरत पड़े तो HTML पेज के साथ, किसी भी HTML पेज के साथ उस फाइल को आप लिंक करके यूज़ कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट इज केस सेंसिटिव। जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। आप जहन में ये रखें कि अगर आप दो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, नेम और नेम, वन स्टार्टिंग विद द कैपिटल N और एक दूसरा जो है वो स्टार्टिंग विद स्मॉल n, तो ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। तो जावास्क्रिप्ट इज केस सेंसिटिव। In HTML, a JavaScript code must be inserted between script and /script tags. JavaScript can display data in different ways. अच्छा, ये JavaScript के थ्रू जो आउटपुट चीज़ें डिस्प्ले करते हैं तो इनके लिए मुख्तलिफ फंक्शंस हैं। आप यहाँ पे 4 फंक्शन देख सकते हैं। तो इन 4 फंक्शंस के थ्रू आप डेटा को डिफरेंट तरीके से डिस्प्ले कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, window.alert फंक्शन है सबसे पहला, तो ये क्या करेगा, राइटिंग इनटू एन अलर्ट बॉक्स। ये जब भी आप इस फंक्शन के थ्रू चीज़ें डिस्प्ले करेंगे तो एक अलर्ट बॉक्स खुल जाएगा। उस अलर्ट बॉक्स में आपका जो आउटपुट होगा वो डिस्प्ले होगा। दूसरा जो फंक्शन है document.write, तो इसके थ्रू आप अपना आउटपुट HTML पेज के अंदर आप डिस्प्ले कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। एक और है inner HTML, तो inner HTML के थ्रू आप HTML एलिमेंट के अंदर आप चीज़ें डिस्प्ले कर सकते हैं। और console.log जो फंक्शन है वो ब्राउज़र के कंसोल में जाके आप अपना आउटपुट फिर देख सकते हैं। तो इनको ज़रा डिटेल में पढ़ते हैं। window.alert जो फंक्शन है वो किस तरह काम करता है। फॉर एग्जांपल, आप यहाँ पे देखें, HTML का एक सिंपल सा पेज है, उसके बॉडी के अंदर मैंने एक स्क्रिप्ट रखी हुई है। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कोडिंग है। तो आप देखें यहाँ पे मैं जस्ट क्या कर रहा हूँ, 4+4 यानी 4 और 4 को ऐड करता हूँ। उसका जो भी आउटपुट होगा वो अलर्ट बॉक्स में मैं दिखाना चाहता हूँ। तो जावास्क्रिप्ट का जो ये फंक्शन है window.alert, इसको कॉल कर ले और उसके पैरेंथेसिस के अंदर वो चीज़ लिखे जो आप डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे सबलाइम में आ जाऊँ, यहाँ पे लिखूँ HTML का पेज स्टार्ट कर दूँ और बॉडी में मैं लिखूँ window.alert और यहाँ पे करूँ 4+4, तो आप देखें मैं रन करता हूँ इसको ब्राउज़र में। अच्छा, सॉरी, यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट नहीं डाले, तो आप ये करें कि यहाँ पे स्क्रिप्ट डालें तो ये बन जाएगा जावास्क्रिप्ट का कोड। मैं दोबारा इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो देखें आपका जो आउटपुट है 4+4, उसका ऐड आउटपुट आपको अलर्ट बॉक्स में नज़र आ रहा है। ओके, सेकंड फंक्शन इज document.write। दिस शुड बी यूज्ड फॉर टेस्टिंग पर्पस ओनली। ओके, तो इस फंक्शन के थ्रू आप अपने आउटपुट को पेज के अंदर दिखा सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। ये हम ज़्यादातर टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं।
आप देखें, मैं सबलाइम में यहाँ पे लिखता हूँ विंडो डॉट अलर्ट की बजाय ये फंक्शन डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और ये 4+4 को ही डिस्प्ले करता हूँ। मैं ब्राउज़र में इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखें पेज के अंदर इसका आउटपुट आपको नज़र आ रहा है 8। इसी तरह नेक्स्ट जो फंक्शन है innerHTML, तो ये हम किस लिए यूज़ करते हैं? To access an HTML element, JavaScript can use the document.getElementById method। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है document.getElementById। तो इस फंक्शन को यूज़ करते हुए हम HTML एलिमेंट्स के अंदर टेक्स्ट को या एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे जो पैरेंथेसिस में आपको आईडी नज़र आ रही है, ये आईडी उस स्पेसिफिक HTML एलिमेंट की आईडी होगी। The inner HTML property defines the HTML content। सही है, और inner HTML जो इसकी प्रॉपर्टी है ये HTML के कंटेंट्स को डिफाइन करता है। To display data in HTML, you will set the value of an inner HTML property। तो देखें यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं सबसे पहले बॉडी में फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ, डालता हूँ कोई पैराग्राफ। इस पैराग्राफ को मैं एट्रीब्यूट देता हूँ आईडी की, तो इस आईडी को मैं चलो टेस्ट उसका नाम रखता हूँ टेस्ट। मैं चाहता हूँ कि मैं जावास्क्रिप्ट के ज़रिए कोई टेक्स्ट डिस्प्ले करूँ, और कहाँ पे करूँ? इस पैराग्राफ में। कौन से पैराग्राफ में? जिसकी आईडी है टेस्ट। तो अब देखिए, अब स्क्रिप्ट में आ जाए, मैं ये वाला फंक्शन यूज़ करूँगा document.getElementById। तो देखिए document.getElementById। यहाँ पे देखिए इसके सेंसिटिविटी को देखें, यहाँ पे डी स्मॉल है, गेट का जो जी है वो स्मॉल है, एलिमेंट का ई कैपिटल है, बाय का बी कैपिटल है, आईडी का आई कैपिटल है। तो इन चीज़ों को आप जहन में रखा करें। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वही आईडी देता हूँ जहाँ पे मैंने इस टेक्स्ट को डिस्प्ले करना है। तो फॉर एग्जांपल टेक्स्ट, और फिर इनर HTML की प्रॉपर्टी इनर HTML, और यहाँ पे मैं वो टेक्स्ट दूंगा जो मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल वेलकम टू वेब इंजीनियरिंग। इसको मैं सेव करके रन करता हूँ ब्राउज़र में, तो अब देखें यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है वेलकम टू WE। इस पैराग्राफ में ये डिस्प्ले हो गया। अगर मैं इस पैराग्राफ को स्टाइल दूँ, फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड कलर दूँ रेड, तो अब देखिए इस पेज के अंदर इसी पैराग्राफ के अंदर ये टेक्स्ट डिस्प्ले हो। तो इस फंक्शन के थ्रू आप HTML एलिमेंट्स के अंदर आप चीज़ों को डिस्प्ले कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट के थ्रू। ये यहाँ पे पैराग्राफ है, यहाँ पे आप इसको सेव भी कर सकते हैं, सेव कर दें, यहाँ पे ये रिफ्रेश कर दें, तो आप देखें कोई एलिमेंट रख दें, यहाँ पे आप चीज़ को डिस्प्ले कर सकते हैं और उसकी कोई आईडी स्पेसिफाई करें, और इस एलिमेंट इस फंक्शन को वो आईडी पास कर दें। तो ये जो इस प्रॉपर्टी के थ्रू आप जो टेक्स्ट ले रहे हैं, ये टेक्स्ट उसी एलिमेंट के अंदर डिस्प्ले हो जाएगा। इस तरह नेक्स्ट जो फंक्शन है वो console.log है। In your browser you can use the console.log method to display data।
एक्टिवेट द ब्राउज़र कंसोल विद F12 एंड सेलेक्ट कंसोल इन द मेन्यू। अच्छा, यहाँ पे आप console.log फंक्शन है उसको कॉल कर लें, उसके अंदर आप जो चीज़ भी डिस्प्ले करते हैं आप कहाँ पे देख सकते हैं, कंसोल में। आपके ब्राउज़र का जो कंसोल होता है वो आप F12 के ज़रिए आप ओपन कर सकते हैं। F12 के ज़रिए आप कंसोल ओपन करें, वहाँ पे कंसोल में आप अपनी जो आउटपुट है वो देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे HTML का मेरे पास एक पेज है, यहाँ पे मैं देता हूँ console.log और यहाँ पे देता हूँ वेलकम सेमीकोलन। तो फिर वही बात कि यहाँ पे आपने स्क्रिप्ट लगाना होता है, स्क्रिप्ट के अंदर आप लगाए ये कोड। अब मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो आप देखें यहाँ पे आपको पेज के अंदर कोई आउटपुट नज़र नहीं आ रहा। और मैं यहाँ पे F12 प्रेस कर दूँ तो एक विंडो खुल जाएगी, यहाँ पे लिखा होगा कंसोल और कंसोल के नीचे आपको नज़र आएगा वेलकम यानी आउटपुट। तो दीज वर 4 मेथड्स जिनके ज़रिए आप चीज़ों को डिस्प्ले कर सकते हैं। वन इज़ विंडो अलर्ट, जिसके थ्रू आप अलर्ट बॉक्स में आउटपुट राइट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, जिसके ज़रिए आप HTML पेज के अंदर आप आउटपुट डिस्प्ले कर सकते हैं। HTML के ज़रिए आप HTML एलिमेंट्स के अंदर आप चीज़ों को डिस्प्ले कर सकते हैं। और console.log के ज़रिए ब्राउज़र के कंसोल विंडो में आप आउटपुट डिस्प्ले कर सकते हैं। अच्छा, फिर जावास्क्रिप्ट के स्टेटमेंट्स हैं, तो एक वही स्टेटमेंट है जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होनी चाहिए और आपको पता भी है, इन चीज़ों का आइडिया भी है कि व्हाट इज़ अ वेरिएबल, ऑपरेटर, एक्सप्रेशन वगैरह वगैरह। तो आप देख सकते हैं जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट्स को, स्टेटमेंट्स आर इंस्ट्रक्शंस टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द वेब ब्राउज़र। स्टेटमेंट इंस्ट्रक्शन को कहते हैं किसी भी लैंग्वेज के, और जावास्क्रिप्ट के स्टेटमेंट्स या इंस्ट्रक्शंस वेब ब्राउज़र के ज़रिए आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। JavaScript statements are separated by semicolon. If a JavaScript statement doesn't fit on one line, the best place to break it is after an operator. यानी अगर आपका जो स्टेटमेंट्स है, JavaScript का स्टेटमेंट है वो लेंथी है और एडिटर के विंडो में आपको नज़र नहीं आ रहा, तो आप क्या कर सकते हैं, उस स्टेटमेंट को आप दो लाइन्स पे सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन द बेस्ट प्लेस टू ब्रेक इट इज आफ्टर एन ऑपरेटर, ऑपरेटर के बाद आप उसको ब्रेक कर दें। जिस तरह यहाँ पे आपको नजर आ रहा है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और फिर टेस्ट उसकी आईडी है डॉट इनर एचटीएमएल, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद मैंने बाकी स्टेटमेंट को नेक्स्ट लाइन पे ब्रेक किया हुआ है। कमेंट्स है तो आपको कमेंट्स का पता है, यहाँ पे भी आप सिंगल लाइन कमेंट यूज़ कर सकते हैं जो कि डबल स्लैश है। मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए आप स्लैश विद एस्टेरिक यूज़ कर सकते हैं। वेरिएबल्स, वेरिएबल इज स्पेस एंड मेमोरी, जहाँ पे आप डेटा स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स को आप 3 कीवर्ड्स की मदद से डिक्लेयर कर सकते हैं, var, var, let और const कीवर्ड्स की मदद से। डिफरेंस तीनों में क्या है, var is an old school variable declaration. var variables have no block scope, they are visible minimum at the function level. let is a modern variable declaration. Variables declared with the let keyword can have block scope. Variables declared inside a block cannot be accessed from outside the block. यानी का मतलब ये है कि var ओल्ड फैशन डिक्लेरेशन है, let न्यू फैशन डिक्लेरेशन है, मॉडर्न। डिफरेंस दोनों में है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक फंक्शन है, उस फंक्शन के अंदर आपके पास मुख्तलिफ ब्लॉक्स अवेलेबल हैं, लूप्स हैं, मुख्तलिफ एफएल्स हैं, और किसी ब्लॉक के अंदर आप var की मदद से कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो वो वेरिएबल फंक्शन में कहीं पे भी वो एक्सेसिबल होगा, विजिबल होगा। अगर
कोई वेरिएबल आप LT की मदद से बनाते हैं किसी ब्लॉक के अंदर, तो वो वेरिएबल उसी ब्लॉक के अंदर ही विजिबल होगा. It cannot be accessed outside that block. Constant is like LET, but the value of the constant cannot be changed. Constant भी LET की तरह आप डिक्लेयर कर सकते हैं, उसकी विजिबिलिटी भी ब्लॉक स्कोप है, लेकिन कांस्टेंट की वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते, कांस्टेंट रहती है. ये वेरिएबल्स को आप नेम किस तरह दे सकते हैं, कुछ रूल्स हैं उनके लिए. तो नेम्स कैन कंटेन लेटर्स, डिजिट्स, अंडरस्कोर्स एंड डॉलर साइन. नेम मस्ट बिगिन विद द लेटर. Name can also begin with dollar sign and underscore. Names are case sensitive. यहाँ आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, name और name. One with starting with small n and one name is starting with a capital N. तो आप दोनों को देख सकते हैं. यहाँ पे आप केस सेंसिटिविटी को देखें. Reserved words cannot be used as names. रिजर्व वर्ड्स को यानी लैंग्वेज के अपने वर्ड्स को, कीवर्ड्स को आप यूज नहीं कर सकते. रीडिक्लेयरिंग अ वेरिएबल डजंट लूज इट्स वैल्यू. अगर आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, फॉर एग्जांपल नेम, उसको आपने वैल्यू दी है अली, तो अगर आप स्क्रिप्ट में नीचे फिर नेम यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू मेंटेन रहती है. जब कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की मदद से अगर आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, वो अनचेंजिंग वेरिएबल होता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे माई बर्थडे एक वेरिएबल है, उसको मैंने बर्थडे साइन की हुई है 24/3/1996. तो ये अब ये इस वेरिएबल की वैल्यू मैं चेंज नहीं कर सकता स्क्रिप्ट के अंदर. अगर ऐसा करूँगा तो एरर जनरेट करेगा. जो ऑपरेटर्स हैं, तो ऑपरेटर्स को आपको पता है कि ऑपरेटर डेटा पे कुछ ऑपरेशन करता है. मुख्तलिफ ऑपरेटर्स अवेलेबल है आपके पास. अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं जिस तरह प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर है मुख्तलिफ. स्ट्रिंग्स ऑपरेटर है यहाँ पे, जिस तरह प्लस ऑपरेटर है, कैन आल्सो बी यूज्ड टू कंकैटिनेट स्ट्रिंग्स. फॉर एग्जांपल यहाँ पे नेम1 एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू है अहमद. नेम2 वेरिएबल है, उसकी वैल्यू है खान. आप दोनों को कंकेट करना चाहते हैं, उसका जो आउटपुट है वो नेम3 में लाना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, तो अब लेके नेम1 प्लस, फिर यहाँ पे स्पेस है, फिर प्लस नेम2. यहाँ पे 3 स्ट्रिंग्स कंकेट होके नेम3 में आ जाएंगी, अहमद स्पेस खान. इसी तरह कंपैरिजन और लॉजिकल ऑपरेटर हैं, इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ट्रिपल इक्वल. अच्छा, यहाँ पे डबल इक्वल और ट्रिपल इक्वल के दरमियान डिफरेंस क्या है? क्या डबल इक्वल में जो सिंपल इक्वल है, यहाँ पे हम दो वेरिएबल की वैल्यूज को कंपेयर करते हैं, क्या उनकी वैल्यूज सेम है कि नहीं है. ट्रिपल जो इक्वल है उसमें हम वैल्यू के साथ साथ डेटा टाइप भी कंपेयर करते हैं, उसका डेटा टाइप भी सेम है कि नहीं है. टाइप ऑफ ऑपरेटर, इट फाइंड द टाइप ऑफ जावास्क्रिप्ट वेरिएबल. टाइप ऑफ ऑपरेटर क्या करता है? किसी भी जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल का टाइप आपको फाइंड आउट करके देता है. अच्छा, एडिंग नंबर एंड स्ट्रिंग्स will return the sum, but adding a number and a string will return a string. जब आप दो नंबर को ऐड करते हैं तो वो सम होंगी. जब आप नंबर और स्ट्रिंग को ऐड करते हैं तो वो कंकेट होंगी. फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्टेप में आप देखिए 2 + 2, ये आपको 4 आउटपुट देगा. अगर आप 2 को एज ए स्ट्रिंग देते हैं, डबल कोट्स में आपने लिखा है यहाँ पे, और उसको 5 के साथ ऐड करते हैं तो ये कंकेट हो जाएंगी 2 + 5, तो 25 की तरह ये डिस्प्ले होगी. इस तरह हेलो +3 तो हेलो 3. इसी तरह अगर 3 है और जो ये 4th स्टेटमेंट आप देखें 2 + 3 + हेलो, तो इसमें पहले दो जो हैं वो नंबर्स हैं, तो दो नंबर ऐड होगी, दोनों ऐड होंगे 2 + 3 तो 5, और 5 हेलो के साथ कंकेट हो जाएगा तो 5 हेलो. लेकिन अगर
आपके पास एक स्ट्रिंग है और दो नंबर है, लेकिन स्ट्रिंग उससे पहले है, तो फिर ये सारे कन्केट होंगे। हेलो प्लस 2 प्लस 3, तो हेलो 2 3, ये सारे फिर कन्केट होंगे। तो डेटा टाइप्स हैं, तो नंबर है हमारे पास जावास्क्रिप्ट में, आप नंबर यूज़ कर सकते हैं, होल नंबर्स, डेसिमल में भी, पॉइंट्स में भी। स्ट्रिंग आप यूज़ कर सकते हैं, तो कोई भी स्ट्रिंग वेरिएबल ले लें, उसमें डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर आप पूरा स्ट्रिंग लिखें, जिस तरह अहमद, या स्पेस के ज़रिए आप पूरा एक स्टेटमेंट में लिख सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। बूलियन से ट्रू फॉल्स, एरेज और ऑब्जेक्ट्स हैं, तो ये फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल से पढ़ेंगे। अच्छा, एम्प्टी, अनडिफाइंड एंड नल। तो एम्प्टी वैल्यू क्या होती है? एन एम्प्टी वैल्यू हैज द टाइप स्ट्रिंग। अगर आप किसी वैल्यू को एम्प्टी रखते हैं तो उसका टाइप होगा स्ट्रिंग। अनडिफाइंड वेरिएबल विदाउट अ वैल्यू हैज द वैल्यू अनडिफाइंड। अगर कोई इस तरह का वेरिएबल है जो कि आपने उसको इनिशियलाइज नहीं किया, तो उसकी वैल्यू होगी अनडिफाइंड। और टाइप ऑफ के ज़रिए अगर आप उसका टाइप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आपको डिस्प्ले कर देगा अनडिफाइंड। नल होता है, अगर आप किसी वेरिएबल को नल वैल्यू देते हैं तो वो भी एक टाइप है। इट इज सपोज टू बी समथिंग दैट डजंट एग्जिस्ट। द टाइप ऑफ इज एन ऑब्जेक्ट। उसका टाइप ऑफ क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। उसका टाइप ऑब्जेक्ट होगा नल का। तो तीन तरह आप इस स्क्रिप्ट में देख सकते हैं। तीन वेरिएबल है हमारे पास, एक नेमोन है, तो डबल कोट्स, तो यहाँ पे ये डबल कोट के अंदर जो वैल्यू है वो एम्प्टी है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इनिशियलाइज किया गया है लेकिन एम्प्टी है, तो उसकी वैल्यू अगर आप टाइप ऑफ के जरिए मालूम करेंगे तो वो स्ट्रिंग होगा। वेरिएबल नेम 2 है, तो उसको इनिशियलाइज नहीं किया गया, तो इट विल बी अनडिफाइंड। नेम 3 एक वेरिएबल है, तो उसको इनिशियलाइज किया गया है नल के जरिए, NULL, तो उसका टाइप होगा ऑब्जेक्ट और उसकी वैल्यू होगी नल। JavaScript hoisting is JavaScript default behavior of non-declaration to a task. JavaScript declarations are hoisted. A variable can be used before it has been declared. Variables and constants declared with the LET or constant are not hoisted. Only declared with var are hoisted. JavaScript installation are not hoisted. अच्छा, होस्टिंग कैसा कहते हैं? ये जावास्क्रिप्ट का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है, यानी इसके ज़रिए अगर आप वेरिएबल के ज़रिए डिक्लेयर किए गए वेरिएबल्स को आप होस्ट कर सकते हैं, LET और कांस्टेंट पे इसका कुछ असर नहीं होगा। किस तरह? आप देखें इस एग्जांपल में जावास्क्रिप्ट डिक्लेरेशंस आर होस्टेड, तो इस एग्जांपल को देखें, यहाँ पे अगर मैं इस एग्जांपल को मैं यहाँ पे से कॉपी करके इस सबलाइम में पेस्ट कर दूँ और सेव करके इसको मैं रन कर दूँ, तो यहाँ पे लिखा होगा 10। तो आप देखें यहाँ पैराग्राफ में है, यहाँ पैराग्राफ के अंदर मैं इस प्रॉपर्टी के थ्रू मैं इसको डिस्प्ले कर दूँगा। इसकी वैल्यू x की वैल्यू है यहाँ पे 10, और इसको मैं नीचे इनिशियलाइज किया हुआ है यहाँ पे। तो होस्टिंग का मतलब ये है कि यहाँ पे जो इसकी डिक्लेरेशन है ये यहाँ से यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे, यानी जावास्क्रिप्ट इसको बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लेकर आएगा। सही है। अच्छा, जावास्क्रिप्ट इनिशियलाइजेशन आर नॉट होस्टेड। इसकी जो इनिशियलाइजेशन है और होस्टेड नहीं होती। किस तरह? एग्जांपल को देखें, मैं एग्जांपल को सबलाइम में कॉपी करता हूँ, इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे ये एक एरर दे रहा है। किस तरह? इसको देखें, मैंने यहाँ पे x की वैल्यू
डिक्लेरेशन के साथ साथ इनिशियलाइज भी की है। अच्छा, यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी के थ्रू, इस फंक्शन के थ्रू मैं ये चीज़ डिस्प्ले कर रहा हूँ, x इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू वाई। तो यहाँ पे x को मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ, तो x यहाँ पे पहले डिक्लेयर और इनिशियलाइज हो चुका है, जबकि y को मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ तो y इससे पहले डिक्लेयर और इनिशियलाइज नहीं किया गया, यानी इसके बाद यहाँ पे इनिशियलाइज किया गया है। तो डिक्लेरेशन तो भी फिर भी उसकी हाई स्ट्रिंग हो सकती है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे y डिस्प्ले होने के बाद इसकी इनिशियलाइजेशन हो चुकी है, तो इनिशियलाइजेशन को वो टॉप पे नहीं लेके जाती, यानी इनिशियलाइजेशन होस्टेड नहीं हो सकती। अच्छा, तो इस लेक्चर में आपने जावास्क्रिप्ट के मुतालिक पढ़ा कि व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट का हम क्यों यूज़ करते हैं, और जावास्क्रिप्ट के बेसिक चीज़ें आपने यहाँ पे पढ़ी। नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद डिटेल में बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।